Good morning, students. I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, Sroi Sir. Students, today I will discuss structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं जे थॉमसन और 1898 में मॉडल दे देते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। उनके मुताबिक ये थ्योरेटिकल मॉडल है। जैसे थॉमसन के मॉडल मुताबिक ये एक स्फीयर है, स्फेरिक एटम को उन्होंने स्फेरिकल स्फीयर बोला और पूरे स्फीयर को उन्होंने बोला कि पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज पूरे स्प्रेड है। उनके दिमाग में था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज तो उन्होंने खुद डिस्कवर किया था 1897 में। तो एक साल के बाद तो मॉडल दे रहे हो। उन्होंने कहा कि पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर्टिकुलर गैप के पास के साथ। और इस तरह से उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव बैलेंस से आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव खींच रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींच कर वहां बैठ ही जाता। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन हरकत में रहते हर वक्त, इलेक्ट्रॉन की मोशन का कोई आइडिया नहीं है। उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन वहां और वहां ही चिपके हुए, ऐसा नहीं ना होता है। मगर मॉडल बड़ा फेमस हो गया उस वक्त के मुताबिक एक नया मॉडल था। ऐसी बात नहीं है कि उनके काम में कोई दम नहीं था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और उसी के बाद 1906 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब आप बोलो किसके लिए मिला सर? उन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देते हैं, 1897 में मॉडल देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि गैसेस के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ये दो तीन चीजें उन्होंने काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहा एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906। और सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज कहाँ से है? आपको पता है दिस पोर्शन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री, इसलिए पोर्शन केमिस्ट्री में भी आता है। टॉपिक तो फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो बच्चों देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। कहा कि एटम की स्फेरिकल शेप होती है, स्फेयर की तरह होता है एटम। इसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। बिल्कुल सही है, रेडियस बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे होता है एटम का रेडियस। लेकिन खास बात इस मॉडल में ये कि इन्होंने प्रोटॉन को वर्ड प्रोटॉन यूज नहीं किया। उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर है, पूरा एटम स्फेरिकल है, उस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और वहां बीच बीच में जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वैसे सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी मॉडल को उन्होंने रेजन पुडिंग मॉडल से बोला। रेजन सौगी को बोलते हैं, किशमिश को। उन्होंने कहा जैसे सौगी डाली, मान लीजिए केक हो तो केक का पूरा जो है वो पुडिंग जो बनी हुई है उसमें पॉजिटिव चार्ज और बीच में सीड जो है सौगी की तरह, तो इसको रेजन पुडिंग मॉडल बोल दिया, वाटरमेलन वाटर बोल दिया और थॉमसन मॉडल तो था ही उनके नाम से। तो इस तरह से इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बीच में जैसे सीड दबाए जाते हैं, दबाए होते हैं, दबे होते हैं वाटरमेलन में, उसी तरह एम्बेडेड है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से दबे हुए इसके बीच में ताकि पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है और बड़ा स्टेबल अरेंजमेंट बनता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस है into it in such a manner to give the most stable electrostatic arrangement। Many different names are given to this model। For example, plum pudding, raisin pudding or watermelon model। This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds। seeds को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया और positive charge पूरा plum का जैसे खाने वाला पोर्शन जो होता है बैड into it। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। बच्चों आपको पता होना चाहिए एटम का मास आज के दौर में जो है
हम आज तो ये कहते हैं कि एटम में होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और साथ में होता है वहाँ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास होता है वही एटम का मास होता है। और आज जो प्रेजेंट एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बताया जाता है कि एटम का टोटल मास न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल गिना गया है, नहीं के बराबर। तो इसका प्रोटॉन का मास, तो आज जो एग्जैक्ट मॉडल, अगर आज एटम का मॉडल देखा जाए तो उसके हिसाब से एटम का मास सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन इस थॉम्सन मॉडल के वक्त ये पता नहीं था कि एटम का मास प्रोटॉन की वजह से होता है, और ना ही ये पता था कि प्रोटॉन एक जगह होते हैं न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस सेंटर में। ऐसा नहीं था उस वक्त। ये था कि प्रोटॉन सारे स्प्रेड है स्फीयर के अंदर, और उस स्फीयर में जगह जगह इलेक्ट्रॉन, यानी मास पूरे स्प्रेड है, कोई फिक्स जगह पर नहीं है। ये था ड्रॉबैक इस मॉडल का। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज ए पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स। सीड्स को हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर रहे हैं, एम्बेडेड इनटू इट। एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom। ये सबसे बड़ी खास बात है इस मॉडल की, और इसी वजह से ये मॉडल पूरा ही फ्लॉप हो गया, डूब गया पूरे तरीके से, और उसके बाद फिर नया मॉडल है। बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट। ये नहीं कहा गया कि एटम का मास जो है सेंटर में होता है एक जगह पर। इस मॉडल का बताओ एटम का मास हर जगह है, थोड़ा थोड़ा वेट हर जगह पड़ा हुआ है, कहीं प्रोटॉन खिल रहे हुए, इसका मतलब यही हुआ फिर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होगा टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, बट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं था। थॉम्सन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases। इसके साथ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस, गैसें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो कुछ ना कुछ तो निकला इस मॉडल से, लेकिन ये मॉडल जो है इतना रॉन्ग कंसेप्ट था, इतना रॉन्ग कंसेप्ट था, क्योंकि मॉडल कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं और पर्टिकुलर सर्कल्स में घूमते हैं, इनको स्फीयर्स बोलते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के चारों तरफ 9 प्लैनेट घूमते हैं, और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन होता है। ये गलत था मॉडल, उस वक्त के दौरान गलत था ये मॉडल। लेकिन कहीं ना कहीं उस जे थॉम्सन ने और भी तो बड़े काम किए थे, नोबेल प्राइज तो मिलना ही मिला था। ये जे थॉम्सन जो थे, इनका थॉम्सन मॉडल हो गया, प्लम मॉडल हो गया। इस अब बोलो सर इसको पढ़ना नहीं, पढ़ना क्यों नहीं है, सिलेबस में तो पढ़ना छोड़ना क्या, पता होना चाहिए ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब रदरफोर्ड मॉडल जो है ये मॉडल जे थॉम्सन मॉडल दिया गया 1898 में, और रदरफोर्ड साहब आगे दुनिया में, रदरफोर्ड का मॉडल आता है 1911 में। 1911 में, यानी कि 13 साल के बाद, आफ्टर 13 ईयर्स। अब रदरफोर्ड का भी कमाल नहीं है, प्रोफेसर साहब हैं, और कहाँ पर, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। यार आपको बताना चाहिए, मे गॉड ब्लेस यू टू विजिट द मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, रेनाउंड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री के 40-50 नोबेल लॉरिएट्स यहाँ से निकले हैं। रदरफोर्ड इसी यूनिवर्सिटी के हैं। उसका ब्रैग इक्वेशन आप पढ़ते हैं, वो भी उसी यूनिवर्सिटी के हैं। मैक्सिमम स्कॉलर्स जो है, साइंटिस्ट जो है, इसी यूनिवर्सिटी के रहे हैं, मैनचेस्टर के। इसी आप बोलो सर मैनचेस्टर की कोई आप मशहूरी करना चाह रहे हो क्या? अरे रदरफोर्ड का नाम जो है आए तो फिर रदरफोर्ड का नाम के साथ मैनचेस्टर का नाम लिया जाए तो मज़ा नहीं ना आएगा। तो मैनचेस्टर के थे ये, और ये यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड में है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी। आज भी बच्चे जाते हैं हमारे देशों से, भगवान करे आप भी बड़े पढ़ो, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए और रिसर्च करने के लिए जाओ मैनचेस्टर। और ऐसे ऐसे ख्वाब रखने में चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारी यूनिवर्सिटी कोई काम है किससे, लेकिन फिर बड़े से बड़े, अच्छी से बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। तो रिसर्च वर्क यहाँ का रहता है, जहाँ बड़े लोग रहे होते हैं। अगर किसी कहते हैं किसी बंदे को पहचानना तो उसके फ्रेंड्स से पहचानिए, तो स्टूडेंट को पहचानना हो तो उसकी यूनिवर्सिटी से पहचानना होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कैसा टीचर है वो। यूनिवर्सिटी का भी टैग होता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैनचेस्टर के थे बच्चों। जो प्रोफेसर साहब थे ये रदरफोर्ड, इनके स्टूडेंट्स थे 2 और भी काफ़ी थे। एक का नाम था हैंस गेगर और दूसरे का नाम एर्नेस्ट मार्स्टन, MARSD मार्स्टन
हैंस गीगर और एर्नेस्ट मार्स्टन, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। हमारे स्टूडेंट्स, आपको कोई बोले कि भाई आपको रिसर्च की बात करें तो आप बोले सर जी हमने तो बाइक पे थोड़ा, आप तो अच्छे बच्चे हो लेकिन बीच में करते ना पंगा, बाइक पे क्लास में भी बंक मारते, क्लास नहीं पढ़ने। अरे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये गीगर, हैंस गीगर और एर्नेस्ट मार्स्टन जो थे, ये स्टूडेंट थे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में थे जहां ये रथफोर्ड प्रोफेसर थे। अब ये हिस्ट्री तो सिलेबस में नहीं है, ऐसे में आपको इंटरेस्ट पाने के थोड़ी सी बात रहा हूं। इन स्टूडेंट ने 1909 में, देखिए बच्चों, अब बोला सर मॉडल तो रथफोर्ड 1909 में ये मॉडल दे दिया था, फिर आप तो बोल रहे 1911 में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, यहां पोलोनियम लिया। पोलोनियम क्या होता है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अल्फा रेज बोलते हैं उनको। अल्फा रेज निकली और आगे गोल्ड में एक खास क्वालिटी क्या होती है, वाई गोल्ड वाज टेकन, गोल्ड लिया। गोल्ड इज ए मैलिएबल, हाईली मैलिएबल, शीटें बन सकती, पतले से पतली, काफी पतली यार, इतनी पतली शीट्स बनाई, उसका नाम रखा थिन गोल्ड फाइल, ये रख दी। और यहाँ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल में फ्रैंकली बोलूं, यहाँ पोलोनियम लिया था उन्होंने, और पोलोनियम से ऑटोमेटिकली रेडिएशन निकलती है, काफी सारी रेडिएशन निकली। और पोलोनियम की रेडिएशन को जाना चाहिए था सीधे, और सीधी नहीं गई हो, और उनके 3 जोन में। देखिए ये जगह मैंने खाली दिखाई है, यहाँ रेड लाइन दिखाई है आगे से, इस एरिया में कोई रेज नहीं है क्योंकि आगे गोल्ड की फॉइल ये पड़ी हुई, जो प्लेट जैसी ना यहाँ पर देखिए, ये प्लेट है, ये गोल्ड की प्लेट है। ये जैसे इसके ऊपर, क्योंकि प्लेट के अंदर तो एटम है, और एटम किसके हैं, इसके गोल्ड के। 79 एटॉमिक नंबर होता है गोल्ड का, यानी कि 79 प्रोटॉन्स है एटम में। और यहां से जो हम अल्फा पार्टिकल दे रहे हैं बच्चों, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या थे, He2 पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स यहां से जा रहे हैं और इनका नाम क्या है, अल्फा। बेसिकली अल्फा पार्टिकल है, हीलियम-2 पॉजिटिव है। हीलियम-2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है यहां से। तो हीलियम का एटम है, हीलियम के अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं, यानी अल्फा पार्टिकल में हीलियम एटम, 2 प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है। ये कहां से निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं पोलोनियम से, और इसको रखा गया लेड बॉक्स के बीच में, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। हमने लेड प्लेट रखी है, इसके बीच में एग्जिट बनाया हुआ यार, थोड़ी सी स्लिट है ये, इसमें से इसको गुजरना है। और जैसे यहां पड़ती है, ये आगे गोल्ड फाइल रखी गई है, अरे प्लेट पतली गोल्ड की, और इसमें 79 प्रोटॉन्स है, यहां से आ रहे 2 प्रोटॉन्स। अब 2 पॉजिटिव चार्ज को 79 पॉजिटिव चार्ज के बीच में से गुजरना है। तो देखा क्या उन्होंने कि यहां से हुआ क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया, इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेट किया, आगे वो क्या देखते हैं, लेबोरेटरी में हो रहा है। ये कौन कर रहा है एक्सपेरिमेंट, हैंस गीगर एंड एर्नेस्ट मार्स्टन। कब कर रहे हैं, 1909 में। बच्चों बड़ी मजेदार बात है, अब 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, नई बातें सुनिए। 1909 में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और उन्होंने इन दोनों स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करा हुआ है, 12वीं के बाद काम हो रहा है ये, और कहाँ हो रहा है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर। और कहाँ, ये इंग्लैंड की बात है, और कब की बात है, 1909 की बात। कौन कर रही है, हैंस गीगर एंड एर्नेस्ट मार्स्टन। जब वो देखते हैं कि ये एरिया खाली रह रहा है, ये प्लेट एक ऐसी है, ये प्लेट जो है, इसको पॉलिश करी हुई है जिंक सल्फाइड की, इसको फ्लोरिसेंट प्लेट बोलते हैं। फ्लोरिसेंट का मतलब इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसके ऊपर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल पड़ेगा, ढिशम पड़ेगा ना, वहां से चिंगारी निकलेगी, जैसे फ्लैश निकलेगी लाइट की, और जिस जगह पड़ेगा वहां निशान भी, जैसे मैं बोलूंगा ये पड़ा, यहां तो इधर निशान पड़ गया, जहां पड़ेगा देखिए ये निशान दिखाए गए, ये निशान है फ्लोरिसेंट प्लेट पर। जहां ये पड़ेगा चार्ज पार्टिकल, तो इस प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की पॉलिश है, वहां निशान भी पड़ेगा और फ्लैश भी निकलेगी। इन्होंने क्या किया, इन लड़कों ने, अब इनको साइंटिस्ट बोलना, लेकिन तब तो लड़की थी ये, हैंस गीगर एंड एर्नेस्ट मार्स्टन है, दे वर स्टूडेंट्स ऑफ रथरफोर्ड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। इन्होंने क्या किया कि पहले एक्सपेरिमेंट सेट किया, फिर उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड प्लेट को उठा दिया, यहां से हटाया, पार्टिकल को पढ़ने दिया, सिर्फ खाली प्लेट रखी आगे। जब वो देखते हैं खाली प्लेट पर
तो सारे के सारे पार्टिकल सीधे यहां पड़े, फ्लैश इधर के बदले यहां पड़ना शुरू हो गई, काफी फ्लैशें निकलना शुरू हो गई, बहुत जबरदस्त फ्लैशें थी, यहां निकल रही थी फ्लैश, ऐसे 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 ऐसे। उसका मतलब कि चार्ज यहां से कोई चीज आ रही, तो चीज तो थी पॉजिटिव पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे थे जिंक सल्फाइड प्लेट को। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सर बच्चों ये सब किया, इस जिंक ये जो गोल्ड की प्लेट थी ये वाली, इसको उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, दोबारा फिट कर दिया इसको। जैसे ही फिट करते हैं वो तीन चीजें देखते हैं बच्चों, 8वीं में भी क्वेश्चन है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब भी आप डिस्कस करो, छोटे बच्चों को भी है ये, इस चीज को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। आपने बड़े बार पढ़ा, नई चीज नहीं आज कोई है, 8वीं से पढ़ते आ रहे हो आप ये। उसने देखा कि 3 जोन बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये एरिया देख रहे हो आप, यहाँ देखा ब्लैक एरिया, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यहाँ ब्लैक आ रहा है, यहाँ कोई फ्लैश नहीं आ रही, अंधेरा है जी इधर, जबकि यहां से अल्फा पार्टिकल आ रही तो सीधा पेनिट्रेट होकर इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा सकी। एक चीज ने ये देखी, दूसरी चीज क्या देख रहे हैं, या जैसे ही ये प्लेट के ऊपर आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं राइट लेफ्ट की तरफ कुछ एंगल्स पर, 120 का एंगल, या जैसे देखिए इधर काफी फ्लैशें बच गई, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद फिर देखते हैं कि थोड़ा सा जोन खाली आ रहा है, ये खाली जोन, पहले ये खाली आया, फिर ये वाला ब्लैक आ रहा है, फिर ये ब्लैक आ रहा है, और उसके बाद वो देखते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल काफी पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, और लास्ट में वो क्या देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसे आइडिया लगाया, माइक्रोस्कोप लगी थी आगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इनका पूरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था फ्रंट से, कुछ देखते हैं कुछ पार्टिकल तो ऐसे, कुछ कितने 20, अगर 20,000 पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेस यहां से देखिए, यहां से निकल रही है, एक नहीं लकीर एक दिखा रहा हूं मैं, ये काफी सारे, ये ऐसे है, ये दिखा रहा हूं कि ये क्या है, ये अल्फा रेज है सारी, ऐसे से निकल रही है, यूरेनियम से ऐसे निकलती हुई, हमने स्लिट बनाई है, इसके बीच में से बांध के भेजा इनको यहां से, ये लेड प्लेट के बीच में, और आगे जाकर यहां महकती, और यहां से इनको जैसे यहां पड़ी तो इसके बाद स्कैटर होने दी, यहां से तो काफी निकल रही थी, लेकिन स्कैटर्ड यहां से हुई है, इसलिए यहां से हमने सिंगल लाइन दी है। हमारा कहने वाले इनको पूरा हमने एक बैंड बनाकर बंद करके इस स्लिट से अंदर डाला, और जब इसके ऊपर पड़ी, गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ी, गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करने के बाद ये 3 हिस्सों में फ्लैश पड़ रही है, नीचे ऊपर काफी सारे पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द 99% पार्टिकल्स पास ऑन हो गए, और थोड़े से पार्टिकल इधर से लार्ज एंगल पर डिविएट हुए ऊपर नीचे, और उसमें से 20,000 पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल सेंटर में से, कहने को तो हम बोलेंगे वैसे ही बाउंस बैक हुआ, लेकिन घूमे हो, वापस घूमे कितने पर, 180 डिग्री पर, यानी कि जिस रास्ते गए थे ऐसे गए और ऐसे ही वापस आ गए, कितने 20,000 में से एक पार्टिकल। और वहां से रदरफोर्ड ने ये गैस मारा कि जो एक पार्टिकल वापस आ रहा पॉजिटिव गया, पॉजिटिव ने इसको वापस किया, इसका मतलब एटम जो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज स्प्रेड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डेविएशंस, मेजॉरिटी, लेकिन सेंटर में से पास नहीं हो रहे हैं। सेंटर इसका मतलब इट मींस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल लाइक चार्ज, इट मींस के एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव सेंटर में तो डेंस पॉजिटिव चार्ज है भाई, अल्फा पार्टिकल की हिम्मत नहीं हुई इनको पेनिट्रेट करना, क्यों, गोल्ड पॉइंट थी ना, 79 पॉजिटिव चार्ज थे, अल्फा के तो 2 जा रहे थे, क्या हिम्मत थी को पास होते वहां से। यहां से पूरा एक जबरदस्त नतीजा सामने आया, और वो नतीजा था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों, हु डिस्कवर न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट जे थॉमसन। अब बोलो सर किसने, हैंस गीगर, एर्नेस्ट मार्सन, ओके राइट, इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन कुछ इसके बारे में और कुछ बताया, रदरफोर्ड का भी नाम नहीं आ रहा है, मैं तो उनके स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ये 1909 की बात है, ये स्टूडेंट ये नहीं बता पाए कि ये क्या, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पीछे आ रहा है, लेकिन वो कंक्लूजन पर नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में माइंड सेटअप क्या बना था, फिर आखिर तो थे बच्चे ही ना, इनके दिमाग में ये था कि पॉजिटिव चार्ज है, प्लम मॉडल है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं से ज्यादा वापस आ जाए, कहीं से कोई एक वापस आ गया ऐसे ही, लेकिन वो बंदा था रदरफोर्ड, टीचर उस्ताद तो उस्ताद होता भाई, उस्ताद फिर उस्ताद होता है। स्टूडेंट्स ने तो कमाल किया, जब गए अपने टीचर के पास, रदरफोर्ड के पास, उन्होंने कहा सर हमने तो ये बना दिया, उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा, मैंने कहा सर देखिए बिल्कुल वाकई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है,
रथरफोर्ड ने कहा बेटा जरा ध्यान से देखो, 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, साइडों से आगे जा रहे हैं, बीच में प्लेट खाली आ रही है। इसका मतलब है कि एटम के बीच में एक छोटी सी जगह है। कितनी छोटी? जैसे एक क्रिकेट का स्टेडियम हो, मोहाली स्टेडियम, और बड़ा बहुत बड़ा स्टेडियम, और स्टेडियम में एक छोटा सा बॉल, प्लेयर के हाथ में एक बॉल होता है। बॉल को समझिए आप न्यूक्लियस, और स्टेडियम को समझिए एटम। पूरा एटम स्टेडियम है, और छोटा सा बॉल जो है वो क्रिकेट का बॉल, उसको आप कंसिडर करिए, इमेजिन करिए ना कि वो न्यूक्लियस इतना छोटा, और उसमें पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन, और मास ऑफ एटम ड्यू टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। पूरा मास ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस के कारण है। ये किसने बताया? रथरफोर्ड ने बताया। किसने बताया? उस्ताद। किसके उस्ताद? आज हमारे भी तो उस्ताद ही होंगे, लेकिन इनके उस्ताद, इन बच्चों के उस्ताद जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, गीगर, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मर्सन। एक्सपेरिमेंट ये कर चुके, सिर्फ ये कंक्लूड नहीं कर पाए। हिसाब किताब का काम उन्हें रथरफोर्ड को दे दिया कि सर ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा ऐसे मॉडल होता है। वो इसी चक्र में थे कि थॉम्सन मॉडल, और तब ये मॉडल 1911 में रथरफोर्ड के नाम से मशहूर हो गया। और रथरफोर्ड का पूरा नाम है अर्नेस्ट रथरफोर्ड। कई जगह ऐसे लिखा होता है अर्नेस्ट रथरफोर्ड, ERNEST, Ernest Rutherford और सिंपली Rutherford's मॉडल ऑफ एटम। अब अर्नेस्ट ये नहीं सोचना कि स्टूडेंट के नाम पर अर्नेस्ट। अब सर स्टूडेंट का नाम नहीं कोई मॉडल में आया क्या? उनको भी नोबेल प्राइज के हिस्सेदार बने या किसी चीज के? नाम तो फिर आपको पता ही है, नाम तो लड़कियां फौजा, नाम सरदारा, नाम तो कैप्टन का ही होता है। फिर खैर टीम की कंट्रीब्यूशन भी होती है, इसलिए मैंने कहानी सुनाई कि इन स्टूडेंट्स का काम है ये। लेकिन आखिरकार कंक्लूजन जिस बंदे ने किया तो रथरफोर्ड ने किया था ना। क्या न्यूक्लियस के बारे में रथरफोर्ड ने बताया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ये कंक्लूड नहीं कर पाए, तो इसलिए ये मॉडल हो गया रथरफोर्ड मॉडल के नाम पर। और ये कंक्लूजन हुआ 1911 में। इससे आप कोई पूछे रथरफोर्ड मॉडल कब दिया गया? 1911 में। सच तो ये कि एक्सपेरिमेंट 1909 में हुआ है। इस द रियलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब हु डिस्कवर न्यूक्लियस? रथरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। हाउ? दिस इज कॉल्ड रथरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. This is Rutherford scattering experiment, but the experiment was conducted by the Hans Geiger and Ernest Marsden in the University of Manchester in London. But the model is famous under the name of Rutherford. Why it is famous under the name of Rutherford? Because Rutherford discovered nucleus, atomic nucleus, and he disclosed, he gave a new concept to the chemistry and physics that protons lie in the nucleus, and nucleus have the size 10 raised to power minus, देखिए 10 raised to power minus 10 मीटर न्यूक्लियस। ये बात न्यूक्लियस की कर रहा है, एटम की कर रहा है। ये एटम का साइज 10 रेज पावर 10 मीटर आज भी वही है, लेकिन जो न्यूक्लियस का साइज है 10 रेज पावर 15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज फिर रेक्टिफाई करिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े एग्जामों में आता है। साइज ऑफ एटम 10 रेज पावर 10 मीटर माइनस 10 मीटर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम 10 रेज टू पावर 15 मीटर। अब सर हमें नहीं आ रही समझ, कुछ थोड़ा और सिंपल करिए। मैंने फिर बोला क्रिकेट का बॉल न्यूक्लियस बहुत छोटा, और स्टेडियम मोहाली स्टेडियम। अब सर हम तो मोहाली नहीं गए यार, कहीं भी जम्मू का स्टेडियम देख लो, श्रीनगर का देखो, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में बड़ा है। जम्मू वाला कौन सा काम है, मौलाना आजाद वाला। तो बाल छोटा सा जो है उसको आप मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। आज तो न्यूट्रॉन्स भी होता है, तब की बात पॉजिटिव चार्ज है, और उसके चार तरफ एम्प्टी स्पेस है। यहाँ से कंक्लूजन आएगा एटम के चार तरफ एम्प्टी स्पेसेस होती है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर एम्प्टी स्पेस, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये आपके 5 साल हुए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? He2 हीलियम के पार्टिकल्स थे। और बच्चों ऐसे दूसरी भाषा में बोलो सर और सिंप्लीफाइड तरीके से न्यूक्लियस और एटम के साइज का फर्क हमें बताइए। तो बच्चों एटम के साइज को आप मान लीजिए कि एटम का साइज जो है 1 लाख टाइम बड़ा है न्यूक्लियस के साइज से। यानी कि न्यूक्लियस एटम से 1 लाख टाइम छोटा है, और एटम न्यूक्लियस से लाख टाइम बड़ा है। 10 रेज़ पावर -10 मीटर आ गया एटम,
और 10⁻⁻15 मीटर जो है वो आता है न्यूक्लियस। ये साइज की बात आती है। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और मैंने ये थॉमसन मॉडल, अब थॉमसन मॉडल को रेक्टिफाई करने के लिए आगे साहब रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, गेम सारे स्टूडेंट्स की, और ये सारा खेल मैनचेस्टर के अंदर चल रहा है। और सारा का सारा गेम जो है ये टीचर स्टूडेंट के बीच में। बच्चों रदरफोर्ड मॉडल में मॉडल ऑफ एटम जो है अभी पूरा हम डिस्कस करते हैं इसको। रदरफोर्ड मॉडल जो है बीच में न्यूक्लियस है, एम्प्टी स्पेस है। फिर वो कह रहा है, रदरफोर्ड मॉडल बोलता है कि एटम के चारों सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसने ऑर्बिट और शेल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, उसने स्टेशनरी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जब उन्होंने कहा कि घूम रहे हैं पर्टिकुलर एक सर्कल में, तो फिर बाद में फिजिक्स वाले आ गए। उन्होंने कहा, फिजिक्स वाले बोलते हैं कि अगर दो चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज के अपोजिट घूम रहा हो, तो जो भरला चार्ज घूम रहा होता है वो चार्ज क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज करता है। जैसे ये घूम रहा एनर्जी लूज करना शुरू कर जाएगा। और लूज करते करते ये क्या करेगा, जब एनर्जी लूज कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में घूम रहा है, तो वहां से लूज कर बाहरले शेल में, मान लो चौथे सातवें शेल की एनर्जी अलग होती है। सातवें घूम रहा है तो रेडिएट कर रहा है, घूम रहा है चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ, तो वो एनर्जी लूज करेगा। सात में छठे में आएगा, फिर छठे में पांचवें में आएगा, फिर एनर्जी लूज करेगा, पांचवें चौथे में आएगा, फिर लूज करेगा तीसरे में आएगा, फिर लूज करेगा दूसरे में आएगा, फिर लूज करेगा पहले में, और उसमें घड़ल करके न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। ये रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन, रदरफोर्ड का मॉडल, अब जब गर्दिश होती है ना बच्चों, तो फिर वो आ जाती है, बड़ा फेमस हो गया रदरफोर्ड, न्यूक्लियस डिस्कवर किया है जी, बहुत कमाल की बात है, हाहाकार हो गया दुनिया में। आगे उन्हीं के स्टूडेंट, अब उस्ताद को फिर चेला ही टक्कर था ना, उनके स्टूडेंट बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर आ गए, सर ये जो एटम घूम रहा, आप कह रहे हैं कि एटम में बीच में न्यूक्लियस है, चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो उन्होंने फिजिक्स की थ्योरी बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से लाया। उन्होंने कहा भाई जब चार्ज पार्टिकल उस चार्ज के चारों घूमता है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया एनर्जी में घूम रहा होता है, घूमते घूमते एनर्जी लूज करता है और आस्ता आस्ता अंदर की तरफ बढ़ता है, और अंदर बढ़ते बढ़ते उसको तो न्यूक्लियस में चल जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि रदरफोर्ड ने पास किया। तो इस पर रदरफोर्ड कोई जवाब नहीं दे सके, और ये पॉइंट रदरफोर्ड को के मॉडल को डुबो डाला। इस पॉइंट ने रदरफोर्ड के मॉडल को फ्लॉप करके रख दिया। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि रदरफोर्ड का रोल नहीं, रदरफोर्ड का एक तो रोल रहा ना कि न्यूक्लियस डिस्कवर किया उन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और सेंटर ऑफ द एटम में होता है, इतना रहा। अब इनके स्टूडेंट भोर ने ऑब्जेक्शन लगाई, तो भोर साहब ले आए जी कंसेप्ट के भाई चारों तरफ स्टेशनरी स्टेट्स हैं, शेल्स हैं जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं हम, KLMNM वो शेल। उन्होंने कहा कि हर शेल की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन जब जिस एनर्जी लेवल का होता है तब वो उसी एनर्जी लेवल में घूमता रहता है। एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर हायर शेल में जाएगा, और लूज करेगा तो बैक शेल में आएगा। वो ये पढ़ाई, वो उन्होंने सारा ये कॉन्सेप्ट किया, चला गया अपने सर के पास, गुरुजी के पास। जैसे ये भी कहते हैं हैंस कीगर एर्नेस्ट मैर्सन, तो इनको तो उस्ताद जी ने बोल दिया रदरफोर्ड जी ने कि साहब ऐसे नहीं है, हम बताते हैं क्या। तो चलो उन्होंने न्यूक्लियस निकाल दिया, तो अपना फिर उनका अपर हैंड रहा, मानना पड़ा स्टूडेंट्स को लॉजिकली। लेकिन बोर का कंसेप्ट के बारे में उन्होंने कहा ये गलत है, थ्रो इट आउट। रदरफोर्ड ने नहीं माना, लेकिन बाद में दुनिया ने माना, और 1913 में बोर मॉडल मैदान में आ गया। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक सबसे बड़ा बना, एटम के रदरफोर्ड बोलता है कि एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रोटॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और बोर ने बोला कि चारों तरफ हर जगह नहीं घूमते, पर्टिकुलर शेल में घूमते हैं, और एनर्जी लेवल उनको स्टेशनरी स्टेट्स बोलते हैं, और हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ये बोला उन्होंने। तो इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल को ड्रॉबैक्स लग गया बोर मॉडल का। तो बोर मॉडल को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम फिर रदरफोर्ड की बात कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले तो आपने ये एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है, ये डायग्राम डाल दिया आपने, इसको थोड़ा खाली रखना है। यहाँ नहीं, ये जो फ्लैश पॉइंट बने इसको सिटिलेशन बोलते हैं।
scintillation, SCINTI, scintillation में फ्लैश, जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है वहां पर, तो यहाँ से फ्लैश निकल रही है। और ये प्लेट जो बनी हुई है इसको फोटोग्राफी प्लेट बोलते हैं पूरी। और ये जो बनी हुई है बच्चों, ये बनी है, ये इसको पॉलिश है, जिंक सल्फाइड की पॉलिश है ये, इसको कोटेड विद जिंक सल्फाइड, फोटोग्राफी प्लेट, तो इसको पॉलिश्ड विद और कोटेड विद जिंक सल्फाइड लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने। देखिए, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट हैंस कीगर एंड एनएस मर्डर्स मास्टर 1909 bombarded very thin gold foil, ये thin gold foil है, with alpha particles. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment, ये अल्फा रदरफोर्ड का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके साथ रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड करके गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका और क्या ऑब्जर्व किया कि स्टेट बीच में कोई गड़बड़ है, आगे सिंकुलेशन नहीं हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है और पीछे हो रहा है। ये था एक्सपेरिमेंट। और हुआ क्या इसमें, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो के सोर्स वाज डायरेक्टेड एट ए थिन फॉइल। कितनी पतली थी ये गोल्ड फॉइल, थिकनेस इसकी थी अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर ऑफ गोल्ड मेटल है ये। द थिन गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरिसेंट, ये सर्कुलर फ्लोरिसेंट है, ये चूड़ी जैसी बनी हुई है, सर्कुलर फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंस मैंने जहां से फ्लैश निकले जब उस पर पॉजिटिव पार्टिकल पड़े। और किसकी फ्लोरिसेंस थी, जिंक सल्फाइड, इसको एक बार जिंक सल्फाइड की पॉलिश है, स्क्रीन कोटेड, स्क्रीन रोडेड, ये प्लेट जो है जिंक सल्फाइड ZnS के साथ इसको पॉलिश करी हुई है, पॉलिश्ड विद जिंक सल्फाइड इसके ऊपर लगा हुआ है। और इसकी खास बात है कि जैसे इसमें पॉजिटिव पार्टिकल पड़ेंगे यहां से फ्लैश निकलेंगे वहां निशान छोड़ेगी ये। द थिन गोल्ड फॉइल हैड ए सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जैसे इसको टच करता है, ए टर्निंग फ्लैश ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। जैसे स्ट्रक करेगा देखिए फ्लैश निकल रही है यहाँ से, ये फ्लैश निकल रही है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। रिजल्ट बड़ा अजीब था बच्चों। आप सोच रहे होंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहां जे थॉमसन ने जो बोला था ना वो वेरीफाई कर रहे थे कि क्या इसने ठीक बोला या नहीं। उनका मतलब कोई न्यूक्लियस को डिस्कवर करना नहीं था। रदरफोर्ड का गीगर और हैंस गीगर और एनएस मैसन का कोई ऐसा मकसद नहीं था। दे वर स्टडीइंग द थॉमसन मॉडल पर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेबोरेटरी में प्रैक्टिस हो रही थी क्या है ये सच है या झूठ, क्योंकि थॉमसन ने तो वर्बली बोला था ना, ये प्रैक्टिकल इसको चेक कर रहे थे। The result of scattering experiment were quite unexpected. According to J.J. Thomson model of atom, a mass of each gold atom is the foil should. According to the result of scattering experiment were quite unexpected. According to J.J. Thomson model of atom, the mass of each gold atom in the foil के अंदर जो एटम थे, एक गोल्ड के एटम में 79 प्रोटॉन, अब कितने थे, 2 थे, 10 थे, 20 थे, जितने भी एटम थे, फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली।